नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बंगाल से जो न्यूज़ सामने आ रही है रिगार्डिंग द वेरियस इंस्टेंसेस ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस। चुनाव के नतीजे आने के बाद जो हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं उसके बारे में हम बातचीत आपके साथ करने वाले हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ अभी तक सामने आई है उसके अनुसार कई सारे पार्टीज़ के कई सारे कार्यकर्ता मारे गए हैं, जिसमें कि अप्रॉक्सीमेट नंबर राइट नाउ 12 है और अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसमें बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। आपको मालूम होगा नतीजे ऑलमोस्ट कल आ चुके थे। कुल मिला के 294 सीट्स हैं बंगाल में, लेकिन नतीजे जो हैं वो 292 सीट्स के लिए फाइनली सामने आ चुके हैं। इसमें जो टॉप 2 पार्टीज़ हैं, एक तो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, दूसरी है आपकी भाजपा, जो कि आप देख सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के पास कितनी सीट्स हैं और भाजपा के पास कितनी सीट्स हैं यहाँ पर। नाउ जानेंगे इसी चीज़ के बारे में कि एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है और क्यों ये चीज़ें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी रेलेवेंट हैं हमारे लिए, और ये भी समझेंगे कि क्या बंगाल में वायलेंस असल में पहली बार हुआ है या फिर ये पहले भी हो चुका है। तो देखिए, कुछ समय पहले की बात है, हमने ये वीडियो बनाई थी पाथफाइंडर के चैनल के ऊपर कि बंगाल में चुनावी हिंसा हुआ है। उस टाइम पे बंगाल का आई थिंक तीसरा या चौथा चरण चल रहा था जब ये हमें चुनावी हिंसा देखने को मिला था। ये हमें वायलेंस देखने को मिला था। एक नॉर्दर्न बंगाल की डिस्ट्रिक्ट है दैट गोज बाय द नेम ऑफ कूच बिहार, और हमने तब भी ये चर्चा करी थी कि इस तरीके के जो वायलेंट इंसिडेंट्स होते हैं, खास करके उस टाइम पर जब चुनाव चल रहे हों, तो किस तरीके से जो आरपीए 1951 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसका यहाँ पे हनन होता है। इस बार भी हमें ऑलमोस्ट एक सिमिलर चीज़ देखने को मिली है, लेकिन अब इलेक्शन के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। बीजेपी ने यहाँ पर सबसे पहले ये बताया कि उनके कई सारे पार्टी ऑफिसेज हैं जिनको कि अटैक किया गया, उसके बाद उसमें तोड़फोड़ करी गई और उस तोड़फोड़ करने के बाद उनके कई सारे दफ्तरों में आग भी लगाए जाने की कोशिश करी गई थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा है कि केवल एक दफ्तर नहीं बल्कि नॉर्दर्न बंगाल में सीतलकुची से लेकर के सदर्न बंगाल में यहाँ तक कोलकाता तक उनको ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस देखने को मिल चुके हैं। साथ ही में बीजेपी ने कहा कि उसकी पार्टी के 6 कार्यकर्ता भी हैं जो कि यहाँ पर ऑलरेडी अपनी जान गंवा चुके हैं। कहानी केवल बीजेपी की नहीं बल्कि दूसरी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भी यहाँ पर कहा कि उनके भी 5 कार्यकर्ता यहाँ पर मारे गए हैं। साथ ही में इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी यहाँ पर कहा है कि उसका भी एक वर्कर इस पूरे के पूरे वायलेंस में मर गया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमें सामने देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट बीजेपी ने यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी यहाँ पे लिस्ट भी जारी करी है कि ये सब लोग हैं जो कि मारे गए हैं। इसमें 2 चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा हैरानी वाली हैं वो ये हैं कि पहला नंबर आप देख सकते हैं सोवा रानी मंडल, ये बेसिकली एक बूथ वर्कर की माँ थी जिनकी यहाँ पे डेथ हुई है। तो ये बूथ वर्कर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उनको अटैक करने के लिए किसी और पार्टी के लोग पहुँचे, और जब इनको अटैक करने के लिए लोग पहुंचे तो इनकी मदर ने बेसिकली इनको बचाने की कोशिश करी। एंड व्हेन दिस हैपेंड तब उसी पूरी की पूरी भीड़ भाड़ में, उसी पूरी की पूरी लड़ाई में बेसिकली इनकी भी यहाँ पर डेथ हो गई। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको ध्यान देनी है वो ये है कि एक 19 साल का लड़का था जिसकी यहाँ पे डेथ हुई है सीतलकुची में, लेकिन इसकी फैमिली से जब पूछा प्रेस वालों ने तो उन्होंने कहा कि हमारा फैमिली का और हमारे बेटे का किसी भी पार्टी के साथ कोई भी लेना देना नहीं था। खैर, ये चीज़ें हमारे लिए उतनी रेलिवेंट नहीं हैं। अगर हम देखें फैक्ट्स ऑफ द केस और भी हैं, कई सारे एमएलएज भी हैं जिनके ऊपर यहाँ पर अटैक किया गया है। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमएलए जो कि आपको जानना होगा दैट इज़ शिखा चैटर्जी। शिखा चैटर्जी बेसिकली वही एमएलए हैं जिन्होंने आज से लगभग कुछ ही महीने पहले तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं शी इज़ शिखा चैटर्जी, और इनको बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये बीजेपी का झंडा भी पकड़वाया जा रहा है। इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन किया बीजेपी को और इन्होंने जीत भी प्राप्त करी थी इन नॉर्थ बंगाल की, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है दबग्राम फुलबारी में, लेकिन इनके ऑफिस को भी अटैक किया गया और इनके घर को भी अटैक किया गया। उसके पश्चात इन्होंने रिपोर्टर्स को अपने घर पे बुलाया दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे घर के ऊपर अटैक करवाया गया है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपको मालूम होगा, नंदीग्राम में ममता बनर्जी के खिलाफ उतरे थे बीजेपी के लीडर शुवेंदु अधिकारी, जो कि इनफैक्ट जीत भी गए थे। अब ये जीतने के बाद, अब कल जब रिजल्ट्स आए तो उसके बाद ये अपना विनिंग सर्टिफिकेट लेने जब जा रहे थे तो बेसिकली इनकी गाड़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा पथराव हुआ, बहुत सारे लोगों ने पत्थर फेंके। एंड जब ये फाइनली ऑफिस पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी इनके साथ थोड़ा हिंसा हुआ और इनको अटैक करने की कोशिश करी गई थी। अब देखिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। कार्यकर्ताओं की मृत्यु हुई है, लोगों पे अटैक हुआ है, एमएलएस पे अटैक हुआ है। हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है कि इस पूरी की पूरी चीज़ को संभालने के लिए प्रशासन किस किस तरह के स्टेप्स ले रहा है। यहाँ पर एक सेंट्रल रोल आता है बंगाल के राज्यपाल का।
इनफैक्ट केवल बंगाल नहीं, इसको आप एक केस स्टडी की तरह समझिए कि कोई भी राज्य में अगर ऐसा होता है तो उसके राज्यपाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सामने आता है। बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीप धनकर, इन्होंने सबसे पहले बीजेपी के स्टेट चीफ के साथ मीटिंग करी कल, यानी कि कल शाम को 5 बजे के आसपास की बात है। उसके बाद इन्होंने ममता बनर्जी के साथ भी मीटिंग करी उसी के कुछ घंटे के बाद। उसके बाद इन्होंने प्रशासन से मीटिंग करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इन्होंने स्टेट के होम सेक्रेटरी को बुलाया, उसके बाद इन्होंने डीजीपी को बुलाया एंड साथ ही में जो कोलकाता के सीपी हैं उनको भी बुलाया और उनको आदेश दिए कि जल्द से जल्द आप कुछ ऐसे कदम लीजिए सो दैट प्रदेश में सुख और शांति फैल सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिली है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री है उसने भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांगी है रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, कि एग्जैक्टली चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं और कहाँ कहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रहा है, कौन कौन लोग हैं जो कि यहाँ पर मारे गए हैं। अब देखिए ये चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए रेलेवेंट है, जो हमें समझना है कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या क्या लिए जाते हैं या फिर एग्जैक्टली स्टेप्स क्या क्या लिए जाने चाहिए। आप इनको समझ सकते हैं अपने केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आप देखें यहाँ पर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें भी यहाँ पर हो रही हैं। बीजेपी ने यहाँ पर ये ऐलान कर दिया है कि वो 5 तारीख को, जिस दिन ममता बनर्जी बेसिकली मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगी, उस दिन ये पूरे देश में एक धरना करने वाले हैं। ना ये चीज़ शायद सही होती अगर देश में कोविड-19 की इमरजेंसी ना फैली हुई होती। अभी आपको मालूम है कोविड-19 के चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, भीड़ भाड़ के ऊपर ऑलमोस्ट हर स्टेट में, हर एरिया में रोकथाम लगाई गई है। उसके बावजूद भी बीजेपी के द्वारा ये वाला कदम लिया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी काफ़ी ज़्यादा गलत हो सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि पूरे के पूरे इलेक्शन होने के बाद ममता बनर्जी ने यहाँ पर अपील करी है कि दे शुड बी पीस इन द स्टेट, और उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को ये कहा है कि बेसिकली आपको इस किसी भी तरह के क्लैशेस में फंसने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है। मैं केवल आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ और ये चीज़ साल भर साल नहीं, हर 5 साल के बाद आपको बंगाल में ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाती है। 2016 में सेम चीज़ हुई थी, जब बंगाल में इलेक्शंस का रिजल्ट आया था, तब भी आप देख सकते हैं टीएमसी लेफ्ट वर्कर्स एंगेज इन पोस्ट पोल वायलेंस, ये आपके सामने है। इतना ही नहीं, इस पूरे के पूरे पोस्ट पोल वायलेंस में इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, 26 लोगों को अरेस्ट किया इन द केसेस ऑफ पोस्ट पोल वायलेंस। आप यहाँ पे ये वाला आर्टिकल भी देख सकते हैं, वायलेंस हैज़ बीन दी हॉलमार्क ऑफ वेस्ट बंगाल्स पॉलिटिक्स सिंस एजेस, यानी कि पहली बार नहीं हुआ है कि वायलेंस आपको वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में देखने को मिला हो या फिर इलेक्शंस के रिजल्ट्स के रिलीज होने के बाद आपको देखने को मिला हो। ये चीज़ें थोड़ी सी चिंताजनक है, ये चीज़ें थोड़ी सी सोचने वाली हैं कि जब हमारी आज़ादी को इतने साल हो चुके हैं, इलेक्शंस हमारे देश में बाकी स्टेट्स में पीसफुली हो सकती हैं, तो बंगाल में ऐसी दिक्कत हमें क्यों देखने को मिलती है। व्हाट इज़ द केस ऑफ बंगाल, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर बार चुनाव के दौरान भी और चुनाव के पश्चात भी हमें इस तरह का हिंसा देखने को मिलता है। एज यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमें कुछ इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि वायलेंस हो क्यों रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं, जिनको हमें ठीक करना ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि क्या क्या कदम हमें लेने चाहिए। मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाए कि बंगाल के गवर्नर ये सब कर रहे हैं, तो ये बंगाल के गवर्नर का एक सेंट्रल रोल है। और चीज़ें आप सोचिए कि और किस किस को यहाँ पे एक सेंट्रल भूमिका निभानी चाहिए सो दैट जो यहाँ पर सुख और शांति है वो बनी रहे। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज अभी क्या है, ये 2-3 दिन तक स्टेट के पास कोई सीएम नहीं है, तो तब तक कौन यहाँ पे चीज़ों को हैंडल करेगा, कौन इन चीज़ को बेसिकली ऑपरेट करेगा, ये सब चीज़ें भी समझनी ज़रूरी हैं। इस पूरे के पूरे सिनारियो में इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से ऑपरेट करना चाहिए, क्या न्यायपालिका को यहाँ पे दखल अंदाजी देनी चाहिए, अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों नहीं, ये सब सवालों के बारे में आपको सोचना बहुत ही ज़रूरी है। और जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है and you have to understand the difference between the political executive and the bureaucratic executive। आसान भाषा में हिंदी में समझाऊं तो बेसिकली आपको समझना होगा कि नेता और अफसर में हमेशा फ़र्क रहेगा, ठीक है। अफसर परमानेंट होते हैं, नेता आते जाते रहते हैं। आपको अपना समय उसी हिसाब से इसके ऊपर स्पेंड करना है कि बेसिकली क्या ये मेरी पढ़ाई के लिए रेलेवेंट है या नहीं है। इन चीज़ों से आप ज़्यादा प्रभावित ना हो और कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई के ऊपर ही ध्यान दें। इन चीज़ों को लेकर जो भी आपकी राय है, जो भी आपके कमेंट्स हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वी विल बी वेलकमिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ये कम्प्लीटली ओपन फॉर ऑल है।
इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूंगा कॉम्बैट में आपको हिस्सा लेना है, मेरा कोड यूज़ कीजिए अनि यूपीएससी। ऑल्सो टेस्ट सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं, इसके नए लिंक्स यहाँ पे ऑलरेडी शेयर कर दिए गए हैं, इसमें भी अगर आपको हिस्सा लेना है तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अनि यूपीएससी। इसके अलावा आप लोग मुझसे साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें आपके लिए दो तरह की सब्सक्रिप्शंस हैं, एक है प्लस, दूसरी है आइकॉनिक। प्लस में आपको केवल क्लासेस मिलती हैं, आइकॉनिक में आपको क्लासेस के साथ साथ एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें अगर आप लोग कोड यूज़ करेंगे तो सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, और साथ ही में ऑप्शनल के लिए भी सेम चीज़ वैलिड है, आप कोड यूज़ करके डिस्काउंट ले सकते हैं। यहाँ पर 4-in-1 ऑफर भी है जो कि वापस आ चुका है। इस केस में आपको किताबें भी मिल जाएंगी 10,000 रुपये की अगर आप सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं, और आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो केवल 1 साल के लिए नहीं बल्कि वो अगले साल के प्रीलिम्स तक के लिए वैलिड हो जाएगी। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।